काश ये सच में हुआ होता। भाई पढ़ ले, इतना भी मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, बस मुझे अपने 1 से 1.5 घंटे दे दे, मैं तेरे लिए चैप्टर इतना आसान बना दूंगा, एकदम हलवा चैप्टर होने वाला है ये, बिल्कुल हलवा चैप्टर बना दूंगा। कैसा? हलवा चैप्टर। और हाँ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं पहले करा चुका हूँ, अगर वो करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर के आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स कराने ही वाला हूँ इस चैप्टर के। तो हम ना कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम ना बस एक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर एक फोर्स के बारे में, बस हम एक फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे जो कि ग्रेविटेशन फोर्स है, बस और कुछ नहीं है ये। अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो और जाके देखो, फिर भी कोई बात नहीं, तब भी समझ आएगा। देखो, एक ना फोर्स है ये, ग्रेविटी एक फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले चीज होती है फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, इफेक्ट क्या है इस फोर्स के, इस फोर्स को तो ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इफेक्ट इसका ये है कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट फॉल टुवर्ड द अर्थ, कोई भी चीज हमने ड्रॉप करी, कोई छोड़ी, तो वो अर्थ की तरफ जाती है, ये इसका इफेक्ट है। और क्या होता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं ना सन के अराउंड मूव करते हैं, ऐसे ऐसे करके जुम्मा रे जुम्मा रे जुम्मा, तो वो किसकी वजह से करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। और जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। टाइड आते हैं ना मून और सन की वजह से, टाइड क्या होता है, जैसे लहरें बनती है समुद्र में, पता है लहरें बनती है समुद्र में शाम और सुबह, तो एक जो लहरें बनती है वो टाइड कहते हैं उसको, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है। अब कहानी की शुरुआत होती है वहां से जब न्यूटन के ऊपर, नारियल नहीं, नारियल की बात नहीं कर रहा, जब न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरता है, तो जब एप्पल गिरता है तो वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल इट नॉट अट्रैक्ट मून। भाई जब अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, तो मून को क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि चांद भी तो है ही, तो मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है वो। तो न्यूटन सर सोच रहे हमारे न्यूटन बाबा कि ये एप्पल पे भी फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन, और मून पे भी लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक ही है भाई। फिर वो कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है, सुनो, अगर ऐसा है कि भाई मून जो है अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ से, यानी हमारी प्यारी सी जो धरती है वो मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ये अगर धरती है और मून ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रही है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये अट्रैक्शन के कारण इसमें चिपक जा रहा है, यानी ये जो मून है वो अर्थ के पास क्यों नहीं जा रहा, वाई मून नॉट कम नियर द अर्थ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए ना हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा एग्जांपल, जैसे आप बचपन में क्या करते थे, जैसे हम रस्सी ली, रस्सी के लास्ट में हमने पत्थर बांध दिया, हम नचा रहे हैं ऐसे, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, नचा रहे हैं। तो उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, यानी हम अपने बचपन में चलते हैं। मान लो ये आपका दोस्त है बंटी, इसका नाम बंटी है, तो बंटी क्या कर रहा है ना, बंटी कह रहा है भाई मैं एक रस्सी को घुमाऊंगा गोल गोल, जुम्मा रे जुम्मा रे जुम्मा रे, गोल गोल घुमाऊंगा इस रस्सी को एकदम, तो रस्सी को गोल गोल घुमा रहा है ना। तो इसमें एक चीज उसने करी है कि वो कह रहा है मैं, मेरे पास तो इतनी ताकत है, मैं तो इतनी स्पीड में घुमाऊंगा, डुम डुम डुम, तो उसकी स्पीड सेम है। बट अगर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो जो डायरेक्शन होती है ना, जब कोई भी चीज गोल घूम रही होती है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, फिर यहाँ आ गया तो इधर, तो यहाँ आ गया तो इधर, फिर यहाँ आ गया तो इधर, मतलब जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो भाई अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, यानी कि अगर वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड है, बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो दोनों में से एक भी चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से, तो हम ये कह देते हैं कि एक्सेलरेशन अराइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बन रहा होगा। ये बंदा पत्थर घुमा रहा है, चलो घुमाओ कोई बात नहीं, घुमाओ, घुमाते जाओ घुमाते जाओ, तुम घुमा रहे हो लेकिन तुम डायरेक्शन चेंज करने के कारण तुम एक गड़बड़ कर रहे हो, तुम ना एक्सेलरेशन बना दे रहे हो, इसमें एक्सेलरेशन बनाते हो तुम, एक्सेलरेशन बना दिया तुमने। अब ये एक्सेलरेशन जो है किस फोर्स से आएगा, भाई एक्सेलरेशन होगी तो फोर्स भी होगी, सिंपल सी बात है। तो ये एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, ये तो बताओ मेरे को। द फोर्स दैट कॉजेज द एक्सेलरेशन, वो वाली फोर्स जो एक्सेलरेशन को यहाँ पे पैदा कर रही है, जो फोर्स एक्सेलरेशन को यहाँ पैदा कर रही है, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, वही फोर्स ने, उसी फोर्स ने इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराया है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में। अब बिल्कुल मून में भी ऐसा ही होता है सेम, जैसा मून में, और जो मून होता है ना अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, तो वहां भी यही कंडीशन होती है। अब ये मान लो कि ये जो सेंटर है यहाँ पे अर्थ है, और ये जो पत्थर है स्टोन है ना, इसको मून मान लो थोड़ी देर के लिए, तो भाई फोर्स बन रही है। अब फोर्स बन रही है तो एक्सेलरेशन भी आ रही है, तो एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से आ रही है, किसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हमें पता है ये जो फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द फोर्स दैट कॉजेज द एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल, सेंटर पे पीटूंगा तेरे को इसका मतलब ये है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, यानी कि एक जो फोर्स, जो जैसे ये स्टोन है तो एक इधर एक फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स की वजह से ये जो पत्थर है गोल गोल जुम्बा 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 घूमे जा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, इसको हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, और जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर सीकिंग मतलब कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। चलो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी अर्थ को लेके आते हैं भाई, क्योंकि हमें तो ये समझना है ना कि मून जो है अर्थ के पास क्यों नहीं आ रहा है एकदम। तो हम क्या करेंगे, ये अर्थ है, ये हमारा मून है, ये हमारा मून है, ये इसके अराउंड घूम रहा है। तो ये यहाँ पे अंदर की तरफ सेंटर ये हो गया ना इसके अकॉर्डिंग। तो ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के बराबर है। यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स भाई आ कहां से रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी से आ रही है। जो ग्रेविटेशन फोर्स इनके बीच में लग रहा है ना, इन दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना डिटेल में जाके। बस इतना याद रखो कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मूव कर रही है तो उसमें अंदर की तरफ सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। फिर अच्छा, तो यहां से ये समझ आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? तो यहां लिखा हुआ है कि ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। यानी कि अगर कोई दो मास है, दो मास यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो हर दूसरे मास को, हर चीज को, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं अपने मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं अगर आप मेरे सामने हो तो, मैं अपने मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो यूनिवर्स में ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट पे लगता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स लग रही होती है भाई, सब पे सिंपल सी बात है, कोई भी दो मास के बीच में एक फोर्स लग रही होती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब मेरे दिमाग में दो सवाल आता है यहाँ से। पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिर रहा था, यानी कि अर्थ जो है हमारी धरती, वो एप्पल को अट्रैक्ट करी थी, तो इसके हिसाब से तो फिर एप्पल भी धरती को अट्रैक्ट करना चाहिए। अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, देखो ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखा है, लिखा है कि ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर यानी एक दूसरे को, यानी कि ये मार्कर है और इधर मैं हूं, तो अगर मैं इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा हूं ग्रेविटी से, तो ये मेरे को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही अगर जो धरती है उसने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो भाई एप्पल भी तो कर रही होगी धरती को अपनी तरफ अट्रैक्ट, वो कैसे कर रही होगी, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो ये बात तो समझ आ गई कि भाई एप्पल भी धरती को अट्रैक्ट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा ऐसा कि धरती जो है एप्पल से जाके चिपक जाए, ऐसा कोई हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई, सिंपल सी बात है, तो ये फोर्स है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो कहाँ धरती हमारी प्यारी सी, जिसका वजन 6 × 10⁻24 kg है, आगे बताऊंगा मैं ये बात, और कहाँ ये एप्पल जो कि 200 ग्राम का भी नहीं है। तो खुद सोचो, इतना कम मास है इसका एप्पल का, तो वो कैसे इतनी बड़ी धरती को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए कि एप्पल क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा धरती को, तो इसका कारण ये है कि एप्पल का जो मास है वो कम है, इसीलिए। फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है, सवाल ये आता है कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ठीक है, लेकिन मैं ये निकालूंगा कैसे, यानी ये कितना है ये फोर्स, तुम कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन कितना है, जब तक ये नहीं पता चलेगा मैं ये कैसे पता करूंगा कि ये कम ज्यादा लग रहा है। यानी कि अगर मेरे बीच में मार्कर और मेरे बीच में कम लग रहा है, और मान लो आपके और मेरे बीच में ज्यादा लग रहा है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ज्यादा कम मैं कब बोलूंगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूं। भाई अपने न्यूटन बाबा आते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हें फोर्स कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी चीज है, तुम लगा दो मेरा लॉ। मेरा लॉ क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है भाई, कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी लगा लो यूनिवर्स में किसी भी जगह पे, मेरा लॉ बड़े आराम से लग जाएगा। वो ये कहता है कि एवरी, देखो ध्यान से देख लेना, स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट,
जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो वो हर अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैं हूं तो मैं मोबाइल को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, कुर्सी को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, आप सामने तो मार्कर को भी कर रहा हूँ, हर चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ विद अ फोर्स। एक फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। समझ नहीं आया क्या है ये? कुछ नहीं समझ आया? कुछ नहीं, ध्यान से सुनो बस। देखो जो इन्होंने बोला कि जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स जो मास होता है, अगर एक का मास m1 मान ले और एक का मास m2, तो m1 और m2 का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो m1 m2 का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि जो उसके बीच में डिस्टेंस है, देखो थोड़ा और अच्छे समझ आएगा अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा। देखो मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब इसका मास मैंने मान लिया m1 और इसका मास मैंने मान लिया m2 और इसके बीच की डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस लेने का क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस आप इसको नहीं लोगे, आप इसको भी नहीं लोगे, डिस्टेंस आप लोगे जो ये सेंटर है ना, सेंटर जो पहला ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट का सेंटर और ये भी ऑब्जेक्ट का सेंटर, तो इसके बीच में डिस्टेंस लेते हैं, मान लेते हैं वो d है। तो इन्होंने सिंपल सी बात बोली, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। जो फोर्स है ना वो m1 m2 यानी मासेस के प्रोडक्ट कर दो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही फोर्स जो डिस्टेंस होता है इसके बीच में, डिस्टेंस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात बोली इन्होंने, बस खत्म। अब देखो अगर मैं इसी ये जो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू में हम लिखना चाहते हैं, मान लो f बराबर लिखना है मेरे को, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट लेके आऊंगा। तो मैंने एक कांस्टेंट लेके आया, बड़ा जी, पार्ले जी वाला जी है ये, ठीक है, बड़ा जी याद रखना। बड़ा जी आया और m1 m2 वो तो पहले से ही था और डी स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? और ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अब इसी को एनसीईआरटी में इन्होंने ऐसे लिख रखा है, जी बड़ा एम छोटा एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो क्या अलग है? उन्होंने m1 को, m1 जो है बड़ा मास मान लिया, उसे बड़ा एम कह रहे हैं, और जो m2 है इसको छोटा मास मान लिया, छोटा एम कह रहे हैं। तो क्या अंतर है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये जो फोर्स है ना, ये ग्रेविटी की फोर्स है भाई, कैलकुलेट करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स, कर लो। न्यूटन बाबा कह रहे हैं कि लो मैंने दे दिया पूरा फॉर्मूला, F बराबर जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब कर लो कैलकुलेट, जिसका भी करना है कर लो। ये अगर फोर्स है तो क्या इसकी यूनिट न्यूटन होगी? न्यूटन होगी, हाँ। मुझे मास पता है m1, अगर मान लो तुमने 5 kg दे रखा है, m2 2 kg दे रखा है और d इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है, तब तो ठीक है। लेकिन मैं g क्या रखूं ये तो बताओ। तो कहते हैं g की टेंशन मत लो भाई, g की टेंशन मत लो, g जो है वो हर जगह सेम रहेगा। इसको इसकी जो वैल्यू है हर जगह सेम रहने वाली है, जो कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 रहने वाली है। हर जगह ये सेम होने वाली है, इसकी टेंशन मत लो तुम ये सोच रहे हो कि जी चेंज कर दो, नहीं, जी तुम कहीं भी पूरी दुनिया में यही ले लो। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं भी इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ही होने वाली है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब भाई ये तो समझ आ गया कि तुम कह रहे हो कि जी की वैल्यू हर जगह पे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ले लो, बट इसकी यूनिट है क्या? कोई यूनिट है कि नहीं ये तो बता दो। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एम की यूनिट जो मास होता है उसको केजी है, डी यानी डिस्टेंस की मीटर ऐसा यूनिट, तो वैसे जी की भी तो कोई ऐसा यूनिट होगी, ये तो बताओ मेरे को। तो जी की ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो अगर मान लो मुझे जी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जी तो मैं यहां से अगर लिख सकता हूं, देखो जी बराबर ये डी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये एफ डी स्क्वायर बटे में m1 m2 ये दोनों एक साथ इधर आ जाएंगे नीचे, तो ये इधर आ गया m1 m2। तो फोर्स न्यूटन में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 जो है वो नीचे केजी 2 बार आ गया ना, तो केजी स्क्वायर हो गया। तो क्या इसकी यूनिट, जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11। इसको याद रखना है, अपने दिमाग में छाप लो। मतलब किसी और इंसान को दिमाग में छापो या ना छापो, दिल में बसाओ या ना बसाओ, लेकिन इसको तो दिल में बसाना पड़ेगा भाई कि G बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट अगर याद ना भी रखो तो ये फॉर्मूला तो याद है, इस फॉर्मूले से यूनिट निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। पर भाई 6.67 इंटू 10⁻11 को तो दिल में बसाना पड़ेगा। फ्री फॉल की बात करते हैं। फ्री फॉल क्या होता है भाई? फ्री फंड में किसी को धक्का दे दिया, जैसे फ्री फंड में ना किसी को गिरा, मतलब आपका दोस्त जो है ऊपर खड़ा है छत पे, ऐसा करना मत प्लीज, प्रिकॉशन, ये चीजें घर पे ट्राई ना करें। तो आपने क्या करा, अपने दोस्त को गिरा दिया फ्री फंड में, तो वो ग्रेविटी के संपर्क में गिरेगा, यानी कि सिर्फ ग्रेविटी उस पे काम करेगी बस, और कुछ काम नहीं करेगा, यानी कि कोई और फोर्स नहीं लगेगी, बस सिर्फ ग्रेविटी लगेगी। तो ग्रेविटी का सिर्फ लगना, उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। तो फ्री फॉल में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ऑब्जेक्ट फॉल करता है। तो क्या होता है ना, वेलोसिटी उसकी चेंज होता रहती है। अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे, तो साइंटिस्ट ने एनालाइज किया, आप तो फिर क्या ही करेंगे, बट फिर भी साइंटिस्ट ने एनालाइज किया, तो फिर वो कहते हैं कि जब नीचे कोई चीज जा रही होती है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, और वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन आ रहा होता है, और एक्सेलरेशन जो आ रहा होता है उस एक्सेलरेशन को, वो एक्सेलरेशन कौन सी वाली है, नीचे की तरफ लग रही है एक एक्सेलरेशन, तो उस एक्सेलरेशन को उन्होंने बोल दिया छोटा जी। उन्होंने बोल दिया उस एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेशन है ना, जो लग रहा है, जो नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी जो कि धरती की वजह से लग रहा है, उसको उन्होंने बोल दिया छोटा जी। वो कहते हैं भाई ये छोटा जी है। तो छोटा जी निकलेगा कैसे, ये छोटा जी कहां से आएगा? तो छोटा जी को एक बार निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई अब तेरा होगा पोस्टमार्टम। ध्यान से सुन, तेरा पोस्टमार्टम होने जा रहा है तो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, मान लो ये हमारी प्यारी धरती है जिसका मास कैपिटल एम मान लिया मैंने, और ये छोटा एम है, ये छोटा एम है। छोटा एम जो है वो कोई भी स्टोन है, पत्थर है, कोई भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है। तो अब मैंने पूछा आपसे कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बता दो भाई मेरे को, कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स क्या लग रही है। तो आप बोलोगे फोर्स का तो मैंने पिछले चैप्टर में एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर एम ए। मैं बोलूंगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, F बराबर एम ए होता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि भाई ये फोर्स F बराबर एम ए, ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे तो ए नहीं है, यहाँ पे तो आप ए को जी बोलने लगे हो। मैंने कहा वो भी ठीक है, तो आप लिख दो एम जी। एम जी, ए की जगह जी लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए को जी कहा जा रहा है, इसीलिए। ये जो एक्सेलरेशन है, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है उसको हम जी बोलने लग जाते हैं। तो अब हमने बोला कि भाई फोर्स एम जी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बट न्यूटन मामा कहते हैं भाई यहाँ पे तो एक और फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी की फोर्स। तो ग्रेविटी की फोर्स जो लग रही है, फोर्स वो क्या होती है, वो होती है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि कैपिटल जी m1 m2 मतलब दोनों के मास, यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, डी दे रखा है डिस्टेंस दोनों के बीच की। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है एफ जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब भाई पिछले चैप्टर में तो पढ़ के आए F बराबर एम ए के हिसाब से एम जी आ गया, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रही है कि जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना, दोनों सेम ही फोर्स है। क्यों? खुद सोचो, जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो एम जी है, एम ए बराबर एम जी आ गया ना, तो एम जी फोर्स लग रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं भाई ग्रेविटी से भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि एक ग्रेविटी है धरती की, इसकी एक ग्रेविटी है और वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी ये दोनों तो बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम जी, छोटा एम जी बराबर बड़ा जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो छोटा एम से छोटा एम कट गया और यहां से जी की वैल्यू आ गई। भाई जी को ही चाहिए था ना, मैं जी की वैल्यू चाहिए थी, तो जी का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। जी आया कैपिटल जी एम बड़ा एम और डी स्क्वायर, ये आया जी की वैल्यू। ये जो छोटा जी है ना, ये बहुत धोखेबाज है। धोखेबाज मतलब होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो बात पलट देते हैं कि भाई उससे बोलो कि जब मम्मी आए ना, भाई छोटे भाई से बोलते हो, छोटा भाई सुन इधर, ओए चुन्नू इधर सुन, मम्मी आए ना तो मेरा नाम मत लगाइयो, उससे बोल दे कि एक लड़का आया था, मेरा दोस्त आया था, उसने ये काम करा है, उसने ये चीज तोड़ दी, उसने सामान तोड़ दिया, ऐसे बोल दियो। तो वो क्या करता है, जैसी मम्मी आती है कहता है मम्मी मम्मी भैया ने तोला है, वो अपने बात से मुकर जाता है।
यानी कि वो धोखेबाज निकला। तो छोटा जी धोखेबाज, बिल्कुल वैसा ही होता है, छोटा जी भी धोखेबाज होता है। ये बदलता रहता है। अब बदलता रहता है मतलब क्या, तो कैसे बदलेगा, देखो जो जी है वो वेरी करता रहता है भाई, बदलता रहता है। क्या होगा ना, देखो अगर मान लो मैं धरती की बात करूं, तो जो हमारी धरती है, वो धरती जो हमारी है वो एक्चुअल में गोल नहीं है भाई। वो मतलब अगर जैसे गोल होता है, जैसे ये गोल है, तो यहां से फ्लैट है, ऐसे करके फ्लैट है, यानी इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे फ्लैट। ये तो ज्यादा ही पिचका दिया आलू जैसा है। तो हमारी जो धरती है वो फ्लैट है, इस तरह से, इस तरह से, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए लिया है। तो ये सेंटर है धरती का, और इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पोल, इस जगह को पोल बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है वो कम है, डिस्टेंस कम है, देखो डिस्टेंस यानी डी कम है, डी कम है। तो देखो अगर डी को मैं कम करूंगा तो जी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे जी ज्यादा होता है। तो पोल पे जी ज्यादा होता है भाई, याद रखना, क्योंकि ये सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो जी ज्यादा हो जाता है। लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है, डी बढ़ जाता है। डी बढ़ने के कारण देखो, डी बढ़ेगा तो जी कम, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए। तो जी जो है वो डिक्रीज होता है। तो इक्वेटर पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जी इक्वेटर पे कम होता है जी पोल से। तो पोल पे जो होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल पे होती है वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है भाई, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो जी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अब ये ना, जैसे मान लो हमारी धरती है, तो हमारी धरती का सेंटर ये रहा, तो सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना, सरफेस पे क्या होने वाला है, सरफेस पे होने वाला है जी, सरफेस पे क्या वैल्यू होने वाली है, कैपिटल जी एम, और डिस्टेंस लेनी है, और ये डिस्टेंस मैं कहां से लेता हूँ, सेंटर से लेता हूँ। तो ये सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, क्या ये रेडियस ऑफ अर्थ होगी, रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने कैपिटल आर मान लिया, आर स्क्वायर, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे मैं अंदर जाता जाऊंगा ना, अंदर जाता जाऊंगा तो मेरा आर कम होता जाएगा, बट मास भी कम होता जाएगा। तो आर भी कम होता है, मास भी कम होता है। तो जब मैं अंदर जाता हूँ, जी इनसाइड, अंदर की बात करूं, तो मेरा जो जी है वो कम होता जाता है तब भी, क्योंकि मास भी कम हो रहा है और आर भी कम हो रहा है, दोनों ही कम हो रहे हैं भाई एक साथ, इसीलिए तो जी कम हो जाता है। लेकिन जब मैं ऊपर जाने लगता हूँ, ऊपर, ऊपर मतलब अर्थ से दूर, तो क्या है, मैं जी आउटसाइड यानी बाहर की बात कर रहा हूं, मैं कि मैं धरती के सरफेस से ऊपर जा रहा हूं। तो भाई जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं ना, जैसे जैसे मैं अपनी हाइट बढ़ाते जाता हूं, तब भी जी की वैल्यू कम होते जाती है। क्यों, देखो जी की वैल्यू क्यों कम, धरती का मास तो उतना ही रहेगा ना, मास तो उतना ही रहेगा, बट जो रेडियस है, रेडियस वो बढ़ते जाएगी, तो रेडियस बढ़ेगी तो जी ऑटोमेटिकली कम होगा। सिंपल सी बात है, देखो डिस्टेंस बढ़ती है तो जी कम होता है, डिस्टेंस बढ़ती है तो जी कम होता है। और अगर इतना नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपल सी बात ये याद रखो कि चाहे धरती के नीचे जाऊं, चाहे ऊपर, नीचे चाहे ऊपर, जी हमेशा कम होगा। बस इतना ही पूछा जाता है 9th क्लास के लेवल पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये जी तो आ गया, जी एम अपॉन डी स्क्वायर, बट अगर जी मेरे को अर्थ के सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, देखो ट्राई करें अगर तो अगर जी को सरफेस पे कैलकुलेट करना है तो मुझे कैपिटल जी तो पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। क्या मुझे कैपिटल एम पता है, कैपिटल एम क्या है, धरती का वजन, यानी कि अगर मुझे धरती का जो मास है वो मिल गया तो काम हो जाएगा। और जो आर है वो धरती की रेडियस है, तो धरती की रेडियस और धरती का मास ये दोनों अगर मेरे को मिल जाए, क्योंकि जी तो मेरे पास है ही, तो मैं सबको सॉल्व कर लूंगा और मेरा जी का आंसर आ जाएगा कि सरफेस पे क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है वो आ जाएगी हमारी। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जी की वैल्यू अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें तो ये फॉर्मूला पता है भाई, क्या फॉर्मूला क्या है, जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब अगर मैं धरती की बात करूं, अपनी प्यारी सी धरती जो है ये रही, तो इसका मास होगा कैपिटल एम, और सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, मैं सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूं, यानी यहाँ की बात कर रहा हूं, यहाँ की सरफेस की ही बात कर रहा हूं। तो सरफेस, सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस क्या होगी, क्या वो रेडियस ऑफ अर्थ होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ वो होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर जल्दी याद हो जाता है इसलिए लिख रहा हूं, बाकी अगर इसको पावर में लिखना चाहता तो आप लिख सकते हो, देखो 6400 और किलोमीटर यानी कि 30
और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो को हटाया, फिर पॉइंट यहाँ लाया, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये हो गई अर्थ की रेडियस। तो अर्थ की रेडियस तो हमें पता है, ठीक है। क्या हमें मास ऑफ अर्थ भी पता है? हाँ, मास ऑफ अर्थ भी पता है हमें। वो क्या होती है? वो होती है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये होती है 6.6 इंटू 10⁻24 kg होती है। अब मुझे मास ऑफ अर्थ पता है, देखो इस फॉर्मूले को चेंज करता हूं। अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूं तब क्या होगा, देखो g एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की बात करते हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जी क्या होगा? जी छोटा जी बराबर कैपिटल जी और एम, तो यहां पे मैं धरती का मास लूंगा एम ई, और सरफेस की बात हो रही है तो रेडियस लूंगा किसका? हमारी प्यारी धरती का। फिर उसके बाद जी की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे आप कैलकुलेट करना बाकी रह गया बस। तो जी की वैल्यू होती है, बोलो भाई जल्दी से, क्या होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर क्या होता है? -11। देन उसके बाद मास कितना है? मास दे रखा है 6 इंटू 10⁻24, और ये सब SI यूनिट में होने चाहिए, तो SI यूनिट में है ना? हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा जी आएगा वो भी SI यूनिट में आएगा। तो RE² लगाते हैं, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखना, ठीक है, आप खुद सॉल्व करके देखोगे जब कॉपी में, तो आपको पता चलेगा कि जब आप सॉल्व करोगे, देखो 6.67 एक साथ ले लिया, 6 ले लिया, 10 की पावर अलग ले लेते हैं -11, और 24 अलग ले लेते हैं। फिर यहाँ क्या बच जाएगा? 6.4 इंटू 6.4, और इधर 10 की पावर 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 9.8। जी आ गया आपका 9.8। भाई 9.8 यूनिट क्या होगी इसकी? तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जी क्या है। तो जी तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है ये नहीं पता क्या? मोशन में पढ़ा नहीं है? तो मोशन में हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, बोलो जल्दी बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। तो जी क्या आया? अर्थ की सरफेस पे जी क्या आया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको ना कैलकुलेशंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशंस करने के लिए जब इजी, देखो अगर तो क्वेश्चन में बोल रखा कि 9.8 लो तो 9.8 ही लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ और लेने लग जाओ, 10 लेने, मैं तो कैलकुलेशन आसान करूंगा 10 लूंगा। आपको 9.8 लेना है, अगर 9.8 बोला तो, बट 10 बोला है तो फिर 10 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ी थी? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या मैं उन इक्वेशंस में, अगर मैं यहाँ पे फ्री फॉल वाले सवाल करने जाऊं, मैं सवाल कराऊंगा अभी इसके बाद, फ्री फॉल वाले सवाल अगर मैं करने जाऊं तो मैं ये देखूंगा ना कि वहां पे जो a है, जिस भी फॉर्मूले में a था, क्या वो g बन जाएगा? यानी कि जो v बराबर u प्लस ए टी था, अब वो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। तो हाँ, v बराबर u प्लस जी टी हो गया वो, और s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया ये, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs हो गया ये। बस इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें जब a था ना जो, उसकी जगह g आ गया। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक्सेलरेशन तो वही लेंगे ना, 9.8 वाले लेंगे, क्योंकि वही तो ग्रेविटी की कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं देंगे सवालों में, ऐसे सवालों में एक्सेलरेशन नहीं देते, सीधा बोल देते कि इनिशियल स्पीड इतने से फेंका ये ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे करके एक्सेलरेशन नहीं देंगे, वो तुम्हें खुद सोचना पड़ता है। तो ऐसे सवाल सभी हम करेंगे। फिर उसके बाद देखो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते थोड़ी, क्योंकि जब तक ये समझ जाएगा जब तक सवाल नहीं हिलेगा। तो ये कहता है ना साइन कन्वेंशन, सिंपल सी बात कि भाई अगर मोशन नीचे हो रही है तो एक बात तो फिक्स है कि ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगनी है। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, हमेशा नीचे लगती है। क्यों? क्योंकि धरती नीचे है, इसीलिए। धरती ऊपर थोड़ी ना, नीचे है ना, तो इसीलिए जो जी है हमेशा नीचे लगता है। तो जी तो हमेशा नीचे लगता है। अगर मोशन भी नीचे हो रहा है, मोशन भी नीचे हो रहा है, जी तो हमेशा नीचे लगना है। तो आप क्या करोगे, जो जी है ना उस जी को आप ले लोगे पॉजिटिव। बट अगर मोशन ऊपर हो रहा है, ऐसे सवाल भी आएंगे, मैं बताऊंगा, इसमें मोशन अगर ऊपर हो रहा है तो भाई जी तो हमेशा नीचे लगता है। तो आपको जी जो है वो माइनस में लेना पड़ेगा, यानी नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो भाई ध्यान रखो, अगर मोशन की डायरेक्शन में है, मोशन भी इधर हो रहा है, जी तो हमेशा नीचे लगता है। तो अगर ऐसे होगा, मोशन भी इधर, जी तो हमेशा इधर,
तो फिर पॉजिटिव ले लेना, अगर मोशन ऊपर हो तो नेगेटिव ले लेना, सिंपल सी बात है। तो कुछ सवाल करके देखते हैं, तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सवाल है कि एक बॉल है, फॉल फ्रीली, फ्री फॉल वाले सवाल है ना। तो अगर कोई एक बॉल है वो फ्रीली फॉल कर जाती है फ्रॉम अ हाइट, कोई हाइट है, ये मान लेते हैं, इस हाइट को हम थोड़ी देर के लिए h मान लेते हैं, हाइट टेक्स 0.5 सेकंड, यहां से यहां आने में टू रीच ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड लिखा है ना, 0.5 सेकंड लगता है, यानी टाइम क्या है 0.5 सेकंड। और फिर बोला है कि फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड पे आ जाएगी, ये रहा ग्राउंड, तो यहाँ पे जब ये आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बतानी है। और ऑल्सो फाइंड हाइट फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन, और जो ये हाइट है ये भी पता करनी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देंगे। क्या आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, मैंने क्या बोला था इस सवाल में, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा होता तो क्या करना होता है, जी लगाना पड़ता है, यानी कि जी की वैल्यू क्या आता है 9.8, बट यहाँ पे हम कैलकुलेशंस को अच्छा करने के लिए, मतलब अच्छा इन द सेंस ये आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। तो जी 10 रख लेना और सवाल कर देना। तो देखो कौन कौन से फॉर्मूले थे इक्वेशंस ऑफ मोशन के, v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस ए टी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v बराबर u प्लस ए टी लगा के देखते हैं। तो हमें v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u जो है 0 दे रखा है। अब कैसे भाई, जब भी कोई चीज फॉल कर रही होती है ना फ्रीली, तो उसका इनिशियल स्पीड वहां पे 0 ही होता है, तो u 0 होगा, प्लस जो एक्सेलरेशन है वो 10 होगा, बट प्लस में होगा कि माइनस में, 10 को मैं -10 लूं या फिर +10 लूं, ये कैसे पता चलेगा। तो आप ये देखो मोशन कहां हो रहा है, नीचे, एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे, वो तो हमेशा नीचे लगता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो क्या होगा पॉजिटिव में होगा, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया 10। और टाइम दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 0.5 सेकेंड, 0.5 हो गया क्या, v बराबर 0 प्लस 10 इंटू 0.5 क्या आया 5, v आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आसान था ना, यहां तक तो समझ आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेंगे सिंपल सी। अब h पता करना है, हाइट पता लग करनी है, तो फॉर्मूला था s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s ये भी तो हाइट है, s u जो है 0 है, टाइम जो है 0.5 है, प्लस हाफ, अच्छा एक्सेलरेशन यानी कि प्लस में रखो कि माइनस है, भाई मोशन नीचे हो रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे होता है तो प्लस में रखूंगा, मल्टीप्लाई 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो ये तो 0 आ जाएगा है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया 0.25, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, हाथ से लगा दो, 5 पंजे 10, 11 12 फिर 1, तो ये आ गया s, यानी कि ये हाइट आ गई, हाइट क्या आ गई 1.25 मीटर। बोलो आसान था कि नहीं था, आसान था कि नहीं, बोलो इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगानी थी बस, सिंपल सी, v बराबर u प्लस ए टी लगाया, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, बस सिंपल सा सवाल है। अगर और भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहां से कर लेना, आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। बाकी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और मजा आए। दूसरा क्वेश्चन देखो, से बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ये जमीन है, हमारा प्यारा जमीन धरती माता, यहाँ से हमने वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल फेंक रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड मैंने बॉल फेंकी, तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम यहाँ तक जाने वाली है। तो एक चीज याद रखो अब इसमें कि जहां तक ये बॉल मैक्सिमम जाती है ना, वो जो हाइट इसकी होती है वहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि इसकी जो, देखो इसको मैं u मान लूं क्योंकि ये इनिशियल है, और ये v मान लूं क्योंकि ये फाइनल है, तो v 0 हो गया, और u कितना दे रखा है, दे रखा है क्या, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद, हाँ दे रखा है विद द वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड इट्स टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, भाई क्या निकालना है इसमें, सोच के बताओ, टाइम निकालना है कि मैक्सिमम हाइट निकालना है, सोचो, अगर आता है तो करके दिखा दो और कमेंट कर दो आंसर। देखो इसमें निकालना है फाइंड इट्स टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब बच्चे क्या गलती करते हैं ना, इसमें मैक्सिमम हाइट निकाल के आ जाते हैं, मैक्सिमम हाइट नहीं निकालना भाई, इसमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी कि मैक्सिमम हाइट ये हो गई, तो इस मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में टाइम कितना लगेगा वो निकाल के दिखाना है भाई, ये नहीं कि मैक्सिमम हाइट निकालने लग जाओ, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैक्सिमम हाइट, ना ऐसे नहीं करना। तो देखो अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। आप ध्यान से देखना, इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो v 0 दे रखा है और u दे रखा है 14,
प्लस में ए की जगह मैं जी लेता हूं, यानी कि मैं कैलकुलेशन सही करने के लिए 10 ले लेता हूं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 10 इंटू टी, तो ये आ जाएगा इधर -14 और ये आ जाएगा 10 टी, तो ये आ जाएगा -14/10 बराबर टी, तो ये आ गया -1.4 सेकेंड टाइम। ओ भाई साहब, माइनस में कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? ध्यान से देखो, जब भी आंसर माइनस में आया ना, समझ जाना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है भाई। अब वो गड़बड़ क्या, एक खुद बताओ आप, टाइम माइनस में हो सकता है? माइनस माइनस में टाइम का मतलब कि आप पीछे गए हो, पीछे जाना नहीं, तो अब आप क्या करोगे, इसमें से माइनस हटा दोगे? नहीं, ये सवाल करने का तरीका आपका गलत हो गया। क्यों गलत तरीका क्यों है ये? क्योंकि आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या है वो? मिस्टेक ये है कि भाई मोशन ऐसे हो रहा है, देखो मोशन ऐसे हो रहा है और जी हमेशा नीचे लगता है, तो मोशन और जी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जी नेगेटिव आएगा, यानी कि 10 नहीं लेंगे भाई, यहाँ पे -10 लेने वाले हैं हम। तो क्या होगा, v बराबर u प्लस एटी, तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, 0 है u, और u की जगह हमने लिया 14 प्लस a जो है वो -10 लूंगा मैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे उसको -10 लूंगा। क्यों? मोशन ऐसे हो रही है, जी नीचे लग रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई में टी। आप देखना अब आंसर सही आएगा, तो ये इधर गया तो ये -14 और ये -10t, तो माइनस से माइनस कट गया, 14/10 टी, तो टी आ गया 1.4 सेकेंड। तो ये टाइम निकला। मैक्सिमम हाइट मत निकाल के आ जाना, बट टाइम निकालना है इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। मास और वेट, हाँ भाई, अलग अलग होता है, ये एक नहीं होता है। मास होता है, देखो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, क्या कि मास होता है मीजर ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया को जिससे मीजर करते हैं वो मास होता है, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीजर ऑफ इनर्शिया, उसको मास कहते हैं। जबकि ये वेट क्या होता है, फिर पीछे मत देखो, सुनो मेरी बात। वेट क्या होता है? वेट होता है कि भाई जो ग्रेविटी है, जो धरती है, धरती एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो जो फोर्स धरती लगा रही है ना, उस फोर्स को हम कहते हैं, उस फोर्स को कहा जाता है वेट। अच्छा, वेट मतलब एक फोर्स है, और मास मतलब कि केजी में आता होगा फिर तो, और वेट है तो फोर्स तो न्यूटन में आता होगा। हाँ एकदम सही। तो मास जो है वो केजी में ऐसा यूनिट है इसकी, और जो वेट है उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है। अच्छा, वेट तो एक फोर्स है, और मास क्या है? मास जो है वो मीजर ऑफ इनर्शिया है। तो मास जो होता है, किसी भी चीज का मास, वो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मास यहाँ पे कुछ m है, तो मैं कहीं भी चले जाऊं, किसी भी मंगल चांद कहीं भी चले जाऊं, मेरा मास यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा वो। जबकि वेट होता है वो फोर्स होता है, फोर्स किसकी वजह से? जो वो लग रहा है। जैसे अगर मैं धरती पे अपना वेट निकालूंगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे फोर्स लेना पड़ेगा कि धरती मेरे पे कौन सा फोर्स लगा रहा है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर मान लो मेरा मास जो है m है, तो हमें ये पता है कि F जो फोर्स लग रहा है वो ma के बराबर होता है, और हमें ये भी पता है कि वो फोर्स ma तो है, m तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब धरती लगा रहा होता है एक्सेलरेशन, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? mg बोलने लग जाते हैं, ये भी चीज पता है। अच्छा, अगर ये पता है mg होता है, तो यही ये जो फोर्स लगा रहा है, जो धरती फोर्स लगा रही है, यही तो वेट है। तो यानी कि W बराबर mg, ये वेट का फॉर्मूला आ गया, W बराबर mg होता है। और ये याद रखना है, वेट देखो, वेट अगर मून पे निकालना है, तो मून पे वेट निकालने के लिए मास लेना है, और जी जो है वहां मून का जी रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर धरती का है यहाँ पे, तो वेट बराबर mg, देखो फॉर्मूला तो वेट mg रहेगा, बट आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो। धरती पे कैलकुलेट कर रहे हो तो धरती का जी डालो। अच्छा, क्या जी चांद पे चेंज हो जाता है क्या? हाँ चेंज हो जाता है, अभी दिखाऊंगा मैं एक सवाल, यहाँ पे एक सवाल भी लिखा हुआ है, करके बताऊंगा। तो लिखा है वेट जो है फोर्स होता है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। वेट एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट इसलिए न्यूटन है। वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, चांद पे कुछ और हो जाएगा, मंगल पे कुछ और हो जाएगा, धरती पे कुछ और हो जाएगा, मतलब ये वेट जो है धोखेबाज है, ये जगह जगह पे बदलता रहता है। तो वेट का फॉर्मूला तो mg आ गया, ठीक है। अब एक सवाल आता है एग्जाम में कि भाई अगर वेट ऑन मून निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आपको ना, अगर अर्थ पे वेट दे रखा हो, तो आप क्या करो, उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दो। यानी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वेट अगर मून पे निकालना है, तो वेट जो अर्थ पे दे रखा है उसको 6 से डिवाइड कर दो, बस आपका आ जाएगा। अब मास हर जगह कांस्टेंट होता है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में आया, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10 kg है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
तो मून पे उसका मास क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे क्या, भाई मत करना 6 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हर जगह पे मास सेम ही रहने वाला है। उसको मंगल पे ले जाओ, उसको बोल, सवाल को बोल भाई तू चांद पे ले जा रहे हो, मैं मंगल पे ले जा रहा हूँ, तू कहीं भी ले जा, लेकिन मास तो ये रहेगा 10 kg ही रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो दे रखा है कि मास 10 kg है, तो बोला है फाइंड वेट ऑन अर्थ एंड मून, तो अर्थ पे वेट फाइंड करना है और मून पे भी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें, देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो आंसर अगर हम करें इस क्वेश्चन का तो किस तरह से होगा, वेट बराबर mg होता है, ये बात हमें पता है, और हमें अर्थ पे वेट निकालना है तो W लिख दिया, और G भी अर्थ का ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि G बदलता रहता है ना जगह जगह पे, इसीलिए। तो वेट ऑन अर्थ निकालने के लिए मास दे रखा है इन्होंने 10, और अर्थ पे G वो तो हम कैलकुलेट करके आए थे वहां पे 9.8, तो 9.8, और ये दोनों ऐसा यूनिट में है, हाँ मास 10 kg ऐसा यूनिट में है, 9.8 मीटर पर सेकंड में, हाँ ऐसा यूनिट में है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 98 न्यूटन, तो अर्थ पे वेट क्या आ गया 98 न्यूटन। अब अगर मून पे निकालना है तो क्या करोगे, तो मून पे निकालने के लिए वेट ऑन मून इज इक्वल टू जो अर्थ पे दे रखा है उसको 6 से भाग कर दूंगा, यानी कि 98 डिवाइडेड बाय 6 जो कि आएगा 6 एकम 6, फिर ये 3 इधर गया, 6 6 36, 36 फिर 38 में से 36 गए 2, फिर पॉइंट आ गया 20 बन गया, 6 18, तो ये 3 आता रहेगा बार बार, तो क्या हो गया 16.33 न्यूटन वेट ऑन मून आ गया। जो 10 kg का जो मास ऑब्जेक्ट था ना उसका जो वेट आ गया मून पे वो 16.33 आ गया न्यूटन में। अच्छा अब ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, बट अगर यहां से हम एक और फॉर्मूला निकालना चाहे कि जी का कोई रिलेशन निकालना चाहे तो वो भी निकल जाएगा। कैसे, देखो वेट ऑन मून क्या होगा, वेट तो mg होता है, और यहाँ पे वेट की जगह हम लिख देते हैं m, और g कहाँ का, g मून का, बराबर वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ क्या होगा mg वो भी होगा, बट g कहाँ का, अर्थ का, और बटे में 6, तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक और रिलेशन आ गया कि अगर मुझे मून पे g निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा, अर्थ पे जो g है उसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। जी में भी ये रिलेशन होता है, वेट में भी ये रिलेशन होता है, क्यों, क्योंकि भाई जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना जी के, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे, तो अगर जी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, अगर जी कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं कि आपका वेट पोल पे ज्यादा होगा कि इक्वेटर पे, ये मुझे कमेंट में बताना एक बार, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आया कि ये टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट और प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट कुछ नहीं, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज थ्रस्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई सरफेस है, तो ये एक सरफेस है, एक सरफेस पे ना मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रही है, फोर्स परपेंडिकुलर ही लगनी चाहिए, सरफेस ये रहा और फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ना, देखो ये 90 डिग्री पे फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स को जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस ये रहा, फोर्स ऐसे, सरफेस फोर्स ऐसे, तो फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। अब ये प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर कुछ नहीं होता, जब थ्रस्ट जो होता है ना उसको हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि थ्रस्ट, थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर दिया, जिसको डेफिनेशन वाइज हम ऐसे ही बोल देते हैं कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो थ्रस्ट यानी कि एक फोर्स है, और फोर्स न्यूटन में होता है, न्यूटन, और एरिया तो हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट, देखो एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और दोनों मीटर में दे रखा हो, तो मीटर में दे रखा होता तो एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। इसको ना शॉर्टकट में इसको पास्कल भी कहते हैं, और इसको दिखाते हैं पी छोटा ए से, पी छोटा ए, तो इसको बोलते हैं पास्कल, तो पास्कल इसकी यूनिट हो गई प्रेशर की। अब जैसे मान लो इसकी ना कुछ एप्लीकेशंस भी होती है कि मुझे ना कम प्रेशर अगर चाहिए तो मैं करूंगा क्या, तो कम प्रेशर चाहिए, ध्यान से देखो, अगर मुझे प्रेशर कम चाहिए, प्रेशर कम चाहिए अगर, तो एरिया बढ़ाऊंगा क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए, तो प्रेशर कम एरिया बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। तो टू डिक्रीज प्रेशर कुछ एप्लीकेशन है इसके, पहली बात ये कि नेल्स जो होते हैं, नेल्स हैव पॉइंटेड टिप, यानी जो कीलें होती है ना, कील देखो कील ऐसी होती है ना, कील ऐसी होती है, ऐसी एकदम यहाँ से एकदम पतली होती है, पतली सी, यहाँ से तो सरफेस एरिया होता है इसका, लेकिन यहाँ से एकदम पतली हो जाती है कील, एकदम यहाँ से पतली हो जाती है। अब पतली हो जाती है यानी कि क्या होता है, एरिया उसको कम कर लेता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, देखो कैसे,
एरिया कम हो गया क्योंकि पॉइंटेड निप है तो उसका एरिया कितना पतला होगा, इतना एरिया होगा, बस पिन्ना सा छोटा सा एरिया। तो एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, इसीलिए जो कील है ना उसको दीवार में ठोकते हैं तो वो एकदम से अंदर चले जाती है क्योंकि उसने ज्यादा प्रेशर लगाया एरिया कम की वजह से। तो ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है कि शार्प एजेस ऑफ नाइफ्स, यानी जो चाकू होते हैं, जैसे मान लो पनीर काट रहे हो, आए हाय पनीर कितना अच्छा लगता है, तो पनीर जो है उसको काट रहे हैं तो हम ना शार्प एजेस ऑफ नाइफ का यूज करते हैं, यानी कि जो उसकी जो धार होती है एकदम पतली होती है, वो पतली धार होगी तो धार पतली यानी कि एरिया कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसकी वजह से वो पनीर का जो टुकड़ा है प्यारा सा टूट जाएगा। आए आत्महत्या कर दी पनीर की, तो वो कट गया है ना। तो तीसरा एप्लीकेशन ये है कि जो बिल्डिंग होती है ना उसकी फाउंडेशन यानी उसकी जो नींव होती है उसको बड़ा बनाया जाता है, चौड़े से चौड़ा बनाया जाता है, जिससे क्या होता है एरिया बढ़ जाए। तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, यानी कि अब कितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर ज्यादा लगने ही नहीं वाला। तो फिर इसीलिए वाइड फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग होती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्रेशर के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जिसकी लंबाई इन्होंने 40 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका मास जो है 5 केजी दे रखा है। तो हमें प्रेशर बताना है। तो पहले तो ये समझो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यही होता है ना, प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट यानी परपेंडिकुलर फोर्स, तो परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी, और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, वो लगती है F बराबर mg लगती है। वो तो जो नीचे फोर्स लगती है वो mg लगती है कि नहीं। तो m दे रखा है 5 kg और g को थोड़ी देर के लिए 10 मान लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो थ्रस्ट की जगह मैं 50 रख दूंगा, 50 न्यूटन। और एरिया देखो ये सेंटीमीटर में, तो भाई इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ऐसे मत छोड़ देना क्योंकि ऐसा यूनिट में करके ही न्यूमेरिकल्स को किया जाता है। तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर और ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो 0.4 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा ना वो पास्कल में आने वाला है। एक बात समझना कि जैसे कोई चीज रखी होती है, टेबल पे रखी है, तो वो उसका वेट होगा कुछ ना कुछ, तो वो नीचे वेट लगाएगी। अगर वो वेट लगाएगी तो वेट ऐसे लगता है और सरफेस ऐसे होती है, तो यानी कि यहाँ भी एक थ्रस्ट लग रहा है कि नहीं, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर और सरफेस ऐसे, तो थ्रस्ट लग रहा है। और एरिया तो है ही उस चीज का, जो वो ऑब्जेक्ट रखी है उसका एरिया भी होगा कुछ ना कुछ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी वो एक प्रेशर भी लगा रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई देखो सॉलिड का वेट होता है, सॉलिड चीज वो टेबल पे अगर रखा है, मान लो मोबाइल या कुछ भी रखा है मारकर कुछ भी, तो उसको वो सॉलिड है, तो वो रखा है तो वो एक वेट होगा उसका, तो वो एक प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर मैंने बता दिया कि थ्रस्ट लग रहा है और एरिया भी है, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर हो गया। बट अगर फ्लूइड्स और लिक्विड की बात करें, फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड और गैस ही होता है। जैसे कोई बोलता है ना अगर फ्लूइड, अगर कोई बोले फ्लूइड, तो आप ये समझ लेना या तो वो लिक्विड की बात कर रहा है गैस की बात कर रहा है। लिक्विड और गैस को एक साथ मिला के हम फ्लूइड कहते हैं, ऐसा मान लो लिक्विड और गैस को। देखो भाई जो फ्लूइड होता है, जैसे मान लो पानी भी है, तो पानी को उठाते हो अगर मान लो आप, जैसे अगर ये बोतल है, जैसे अगर ये बोतल है, इस बोतल में पानी रखा हुआ है, तो इस पानी को अगर हम उठाएंगे तो इस पानी का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, वजन होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो अगर इस पानी का वजन होगा तो ये जो पानी है ये भी एक प्रेशर लगाएगी। अब ये जो प्रेशर लगाएगी इस सभी डायरेक्शन में लगती है, यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, एक बीकर या कुछ भी है, कोई बर्तन है, तो उस बर्तन में क्या है, पानी भरा हुआ है, मान लो पानी भरा है इसमें पूरा। तो अगर इसमें पानी भरा है और मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पे, तो ये जो फोर्स लगती है ये सभी डायरेक्शन में लगती है। यानी कि जो ये पानी है, पानी इसके अराउंड घुमा है, अब इसके अराउंड पानी है, तो ये ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाएगा इस डायरेक्शन में, 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 यानी कि सभी डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर सब डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि फ्लूइड, अगर कोई चीज फ्लूइड में रखी है तो प्रेशर किस डायरेक्शन में लगेगा, तो सभी डायरेक्शन में लग रहा होता है प्रेशर। ये बायंसी नाम की एक चीज आती है, बायंसी होता क्या है, तो बायंसी कुछ नहीं है। आप क्या करते हो, आप जब नहाने जाते हो ठंड के टाइम में, ठंड में कौन ही नहाता, मतलब फिर भी मान लो अगर नहाते हैं, तो ठंड में अगर नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं हम ना, कभी भी नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं, बाल्टी में हम ना मग्गे को उल्टा कर लेते हैं। सच बताना किस किसने ऐसा करा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हम क्या करते हैं, हम ना मग्गे को उसको डुबा देते हैं और फिर वो जब मग्गे को हम छोड़ते हैं तो वो एकदम से ऊपर आ रहा होता है। तो ये जो बुलबुले जैसी फीलिंग सी आती है एकदम अजीब सी कि भाई ये मग्गा ऊपर कैसे आ गया,
तो वो फिनोमेना बायंसी की है। उसमें क्या हो रहा था ना, एक बायंट फोर्स लग रहा होता है, यानी कि आपने तो मग्गा नीचे कर दिया, लेकिन जब आप हाथ हटा दे रहे हो तो एक बायंट फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? बायंट फोर्स। और ये अप, ऊपर की तरफ लग रहा है, अप थ्रस्ट बोलते हैं इसको। थ्रस्ट लग रहा है, एक परपेंडिकुलर लग रहा है, जो पानी का सरफेस था उसके परपेंडिकुलर लगता है वो फोर्स ऊपर की तरफ, तो वो बायंट फोर्स है, उसको अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। तो बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड। अगर कोई भी चीज, जैसे मग्गा हमने रखा था ना पानी में उल्टा करके, तो वो ऑब्जेक्ट है मग्गा, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, फ्लूइड में रखा हुआ है यानी वाटर में रखा है, तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे बायंट फोर्स कहते हैं, उसे अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है कि भाई फोर्स कितना होगा कितना नहीं, उसका मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड की, भाई जो लिक्विड है, यानी कि अगर आप यही काम पानी में कर रहे हो ठीक है, लेकिन काम आप मान लो माजा माजा की एक बाल्टी भर ली, मान लो इमेजिन करो कि मम्मी ने बोला कि बेटा ले जितने पैसे लेने ले, जितना माजा पीना है पी ले। तो आप गए, आपने माजा कम से कम एक बाल्टी इतना माजा लेके आ गए, 4-5 बोतल से भी ज्यादा, 10-20 बोतल लेके आ गए और आपने एक बाल्टी भर डाली। अब आप क्या कर रहे हो, मग्गा लेके आए और मग्गे से आप कर रहे हो, तो आपको एक थोड़ा ज्यादा फोर्स का अनुभव होगा, यानी कि जो पानी में हो रहा था ना जितना फोर्स, अब आप मग्गे को उस माजा में डुबोगे तो ज्यादा फोर्स वो ऊपर खींचेगा, क्योंकि माजा की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है भाई, इसीलिए। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड जितनी है कितनी नहीं, उस पर डिपेंड कर जाता है बाय एंड फोर्स। ये सवाल भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लो मैंने ये बाल्टी ली है, ठीक है, ये बाल्टी है, अगर ये बाल्टी है SN1 इंस्टीट्यूट की बाल्टी है मान लो, वैसे हम बाल्टी नहीं निकालने वाले कभी, मान लो बाल्टी वाली चीज बाल्टी है, तो इसमें पानी भरा हुआ है, देखो ये इसमें पानी भरा है, पूरे में पानी भरा होगा, पूरे में पानी भरा है। तो अगर पूरे में पानी भरा है तो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है पानी में, ये भी पानी में ही है, ऐसा नहीं कि पानी से बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई इस पे ग्रेविटी कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ। तो क्या मैं उसको FG बोल दूं, फोर्स बाय ग्रेविटी? अरे हाँ भाई बोल, फोर्स बाय ग्रेविटी। और ये ऊपर भी एक फोर्स लगा रहा होगा, ये मुझे कैसे पता चला इस फोर्स का? ये फोर्स ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एकदम, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, ये अब थ्रस्ट है, एक थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, उसे हम कह रहे हैं बायंट फोर्स। तो ये FB से दिखा रहा हूं मैं इसको, बायंट फोर्स। तो अब देखो, जैसे मान लो कोई चीज डूब गई, तो डूब गई इसका मतलब एक ताकत इधर खींच रही है जो कि फोर्स बाय ग्रेविटी है, और एक ताकत ऊपर खींच रही है यानी बायंसी की फोर्स, बायंट फोर्स या थ्रस्ट कहते हैं। तो अगर ये वाली ताकत ज्यादा हो, मतलब ये वाली ताकत बहुत ज्यादा हो कि भाई एक तरह से मान लो रस्सा कस्सी का खेल हो रहा है कि ये चीज ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है और टीम बी इधर से खींच रही है और टीम जी इधर से खींच रही है मान लो, तो टीम जी ने इधर से खींचा तो उसकी ताकत अगर ज्यादा है, उसने बोला जुई मैंने तो सारा खींच लिया अब ले, तो पता है क्या होगा, ये जो चीज है ये ऑब्जेक्ट ये पानी के अंदर डूब जाएगी। खुद सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से, अगर ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा होगी तो भाई ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो ये वाली चीज ऑब्जेक्ट जो है नीचे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। यानी कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी तब ये नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर ज्यादा होगी तो ये चीज श्रिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। बट अगर वो वाली ज्यादा लग रही है तब क्या होगा, तब चीज जो है ऑब्जेक्ट वो ऊपर रह जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वो उसको हवा में उड़ा ले जाएगा, बोलेगा भाई साहब तेरे ऊपर ग्रेविटी लग रही, मैं जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, जूम हवा में उड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये फ्लोट करेगा इसके ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा क्योंकि बायंसी की फोर्स लग रही है इसीलिए। तो अगर FB ज्यादा है या अगर ये इसके बराबर भी है, तो देखो FB इसके ज्यादा या फिर इसके बराबर भी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो चीज जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो तैरने वाला है। अब मान लो मैं ना ऐसा कर रहा हूं कि जो डेंसिटी है फ्लूइड की डेंसिटी, अब ये डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी कुछ नहीं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। तो थोड़ी देर के लिए इसको ना मास जैसा मान लो, थोड़ी देर के लिए मास जैसा मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, फिर आपको समझ आएगा। देखो मान लो एक कील है, बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा भारी है, तो वो जो कील है वो भारी कील है, कील तो भारी होती है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। और पानी जो है, पानी की डेंसिटी तो बहुत कम है, वजन की बात नहीं कर रहा, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ। देख जैसे कि मान लो मैंने इतना
इतना बड़ा कील लिया और इतना ही पानी का पानी लिया, इतना इतना ही पानी भी लिया, उतना ही कील भी लिया, जितनी लंबी कील है उतना ही थोड़ा सा पानी भी लिया, तो फिर क्या होगा ना, जो कील है उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, तो कील की डेंसिटी ज्यादा है, तो यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो मास ज्यादा वाली चीज यानी कि इस पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो मास ज्यादा तो ग्रेविटी नीचे, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जैसे हमारे जो एक्टिविटी हमने कर रखी है एनसीईआरटी में, उसमें क्या है, उसमें उन्होंने कील को डुबो करके देखा है, तो कील को डुबाते हैं, कील की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है फ्लूइड से, फ्लूइड यानी यहाँ पे वाटर है, तो वो चीज डूब जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो भाई नहीं डूबेगी, वो तो तैरने लग जाएगी फिर उस पे। अब सवाल ये उठता है कि बायन फोर्स तो तुम कह रहे हो कि चलो ये एफ जी तो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं शुरू से, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे करके, बट ये बायन फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, ये जो अपथ्रस्ट वाली फोर्स आप कह रहे हो बायन फोर्स, इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो टेंशन मत लो भाई, ग्रेविटी को कौन बता के गया था कि ग्रेविटी की फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या लगाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन बाबा बता के गए थे। यहाँ पे एक और बाबा आने वाले हैं और वो बता के जाएंगे कि बायन फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। आर्किमिडीज बाबा आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम बायन फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, मैं तुम्हें एक रूल दे रहा हूँ, डरो मत, इसकी कैलकुलेशन नहीं आने वाली कि जैसे ग्रेविटी की कैलकुलेशन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस आपको प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है और उसकी लिख करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली, पूरी तरह से या फिर आधी पार्शियली, यानी कि ये कह रहे हैं, पहले इसको छोड़ो, पहले ये आप सीधी सी बात समझो, देखो अगर कोई चीज कंटेनर में रखी है तो वो दो तरह से डूबी हो सकती है, हो सकता है कि वो पूरी तरह से डूबी हो अंदर, और हो सकता है कि वो आधी तरह से डूबी हो, है ना, दो तरह से डूबी हो सकती है। तो ये कहते हैं ना कि भाई ये जो है बायन फोर्स पता है कितना है, ये उतना है, ये बायन फोर्स उतना है जितना इसने लिक्विड का वेट हटा दिया। मतलब मान लो ये जो बंदा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट ने यहां से, इस ऑब्जेक्ट ने 5 किलो पानी को हटा दिया, तो ये जो बायन फोर्स है ना, ये 5 किलो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। और मान लो ये जो लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड की बात हो, जितना जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, जबकि अगर इसमें बात करें तो इसने इतना लिक्विड तो नहीं हटाया, इसने तो सिर्फ इतना लिक्विड हटाया, इतना सा बस। तो अगर मान लो ये 2 kg है, तो उस 2 kg के अकॉर्डिंग बायन फोर्स निकलने वाला है यहाँ पे। तो बायन फोर्स निकालने का तरीका पता चल गया। अब देखो इसको पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, अगर एक बॉडी डूबी हुई है फुल्ली या फिर पार्शियली, आधी तरह से या पूरी तरह से डूबी हुई है, इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड में, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, हाँ अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि अपथ्रस्ट होता है बायन फोर्स, तो उसकी बात कर रहे हैं वो, दैट इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस करा है ना, जैसे 5 kg अगर डिस्प्लेस करा है तो 5 kg के अकॉर्डिंग फोर्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कम ही फ्लूइड डिस्प्लेस करा है, जैसे 2 kg, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स निकालेंगे। तो समझ आ गया, बायन फोर्स ये कहता है कि भाई बायंसी की जो फोर्स है वो उतनी होगी जितना फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस हो गया, बस खत्म बात। चाहे वो बॉडी फुल्ली डूबी हो या पार्शली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वहां से फ्लूइड कितना हटा है वो देखा जाएगा। इसके ना प्रिंसिपल के ना कुछ यूज भी है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मुझे एक शिप्स को और सबमरीन को डिजाइन करना है तो मैं इसके अकॉर्डिंग करने वाला, बायन फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं करने वाला हूँ शिप्स और सबमरीन को डिजाइन। दूसरा लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर क्या होता है, जो कि दूध कितना, जब आप देखो मान लो आप गांव में जाओगे ना तो पता है वहां पे क्या होता है, वहां पे ना जब दूध की प्योरिटी नापनी होती है ना, तो लोगों के पास ना मशीन्स होते हैं, उसे लेक्टोमीटर कहा जाता है। तो लेक्टोमीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही है, उस पर काम करता है वो। देन उसके बाद हाइड्रोमीटर होता है। अब ये हाइड्रोमीटर क्या है, अगर मुझे किसी की डेंसिटी पता करनी है कि भाई ये लिक्विड है, मान लो माजा की जो बोतलें इतनी सारी लेके आई थी, मुझे माजा का एग्जैक्ट पता करना है कि उसकी डेंसिटी क्या है, तो मैं ना हाइड्रोमीटर डाल दूंगा। हाइड्रोमीटर उस लिक्विड की एग्जैक्ट डेंसिटी पता लगा सकता है। चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला और दूसरा जो है 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी, तो कह रहे हैं सेम एट इक्वेटर एंड पोल, ये तो गलत है, इक्वेटर और पोल पे तो भाई अलग अलग होती है ये, तो ये गलत है। कह रहे हैं लो एट पोल, लो एट पोल, पोल पे तो हाई थी ना, याद करो जब हमने ऐसे डायग्राम बनाया था तो हम कह रहे थे भाई इसमें आर कम है, इसमें मतलब डी कम है या आर कम है, बात वही है, तो जी ज्यादा है। और इक्वेटर पे जो डी है वो ज्यादा है तो जी कम है। तो सी वाले ऑप्शन में लिखा है लो एट इक्वेटर,
तो हाँ लो एट इक्वेटर, देखो लो है, बट डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। इंक्रीज पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर जाने पे इंक्रीज हो रही है, पोल पे तो ज्यादा है इक्वेटर पे कम है, तो ये तो उल्टा डिक्रीज हो गई, तो ज्यादा कैसे हुई? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। दूसरा सवाल है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट डिस्प्लेसेस लिक्विड वॉज वेट इज मोर देन द एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट तैरेगा, फ्लोट करेगा, इफ इट डिस्प्लेस द लिक्विड, जो इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट जो है ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा। वाटर है उसका वेट ज्यादा है, वाटर का वेट ज्यादा है, यानी वाटर की डेंसिटी ज्यादा, जो डिस्प्लेस हुआ है वाटर, उसकी वाटर की तो डेंसिटी ज्यादा दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम दे रखी है, एक तरह से इन्होंने वेट कम यानी डेंसिटी कम, है ना, तो वो फ्लोट करेगा, सिंपल सी बात है, फ्लोट तो करने वाला है, तो ए सही है। उसके बाद कह रहे हैं द बॉडी विल एक्सपीरियंस नो नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यूरिंग फ्लोटेशन। अच्छा बात करते हैं, देखो अगर कोई चीज फ्लोट हो रही है तो इसके नीचे यहाँ फोर्स नहीं लग रहा क्या? तो फोर्स लग तो रहा है, और ये कह रहे हैं कि फोर्स नहीं लगता, तो ये गलत बात है। तीसरा सवाल है, इन्होंने पूछा व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, सिंपल, एक नंबर मिल गए। फिर उसके बाद 3 मार्क्स का सवाल है दूसरा, इसी में क्वेश्चन है राइट 2 फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो प्रेशर किस किस पे डिपेंड होता है? प्रेशर तो 2 चीज पे डिपेंड होता है, थ्रस्ट पे और एरिया पे, तो 2 फैक्टर हो गए बस। दूसरा सवाल पूछा है सेकंड इसी में है, गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अरे मास और वेट में तो हमने इतने सारे अंतर, 3-4 अंतर पढ़े हैं, तो तुम 2 ही पूछ रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि मास जो है मेजर ऑफ इनर्शिया है, और वेट क्या है? वेट तो एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी, जो कि हमारी अर्थ लगा रही है, और फिर उसका ऐसा यूनिट लिख दो कि मास की ऐसा यूनिट केजी है और वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन है, बस 2 अंतर हो गए, कोई से भी लिख सकते हो। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला कि स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई अभी तो पढ़ के आए हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लिख नहीं दोगे क्या? क्या कहता है वो कि फुली या पार्शली कोई बॉडी इमर्स है तो जो वेट, जो उसका बाइंड फोर्स होता है वो वेट डिस्प्लेस होता है ना, ये लिख पढ़ के आया, तो उसका स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। फिर बोला राइट इट्स वन एप्लीकेशन, इसका एक एप्लीकेशन। भाई 3 एप्लीकेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और सबमरीन और शिप्स बनाने में, तो उनमें से कोई सा भी एक लिख दो जो पसंद आए। गिव 2 फैक्टर ऑन विच बायंड फोर्स इज डिपेंड, 2 फैक्टर बताने इसमें बायंड फोर्स डिपेंड करता है, तो सिंपल सी बात है 2 फैक्टर देखो, एक तो होता है वेट ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है ना उसका वेट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो इन सब चीजों पे बाइंड फोर्स डिपेंड करता है। आप लिख सकते हो ये 2 फैक्टर्स हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉल है उसको वर्टिकली ऊपर फेंका, देखो ये सरफेस है, तो एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका इन्होंने 49 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या इसको यू मान लो इनिशियल स्पीड, है ना। फाइंड मैक्सिमम हाइट, तो भाई ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट पता करनी है, और यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम टू रीच ग्राउंड बोला, यानी कि जब इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो कभी ना कभी तो जमीन पे आएगा भाई, तो कभी ना कभी जो जमीन पे आएगा तो वो टाइम पता करना है कि कब आएगा। तो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप ना एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ तक का जब टाइम निकाल लोगे, यहाँ पे तो v 0 हो जाएगा, ये बात तो पक्की है, तो v बराबर u प्लस एटी से आप टाइम निकाल लोगे यहाँ का, फिर h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आप यहाँ पे h निकाल लोगे, हाइट निकाल लोगे, है ना। वो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि आप ऊपर जा रहे हो, मोशन ऊपर हो रहा है और जी हमेशा नीचे लगता है, तो भाई नेगेटिव लेना उसको, की जगह 9.8 ले लेना। 9.8 क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो 49 है ना, तो 49 9.8 आएगा ना, आप 9.8 लेके देखना, आपको खुद समझ आएगा कैलकुलेशंस किस तरह से हो रही है 49 के अकॉर्डिंग, इसलिए तो 9.8 लेके ही करना। तो h निकालना है इसका और इसका टाइम निकालना है, जो ये टाइम आएगा ना, ये वाला टाइम उसका डबल कर देना, वो आएगा ग्राउंड तक लौटने का टाइम, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 3 सेकंड लगे, तो 3 का डबल कर देना तो 6 सेकंड आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा वापस ग्राउंड में आने में 6 सेकंड लगेंगे। तो आपको हाइट, मैक्सिमम हाइट और टाइम पता करके बताना है कि ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको इसका आंसर ना कमेंट करना है, कमेंट कर देना इसका आंसर। अब क्यों कमेंट, क्यों, देखो कमेंट करोगे ना तब मुझे समझ आएगा कि भाई जो आपने जो अभी सवाल करे, जो हमने करे थे अभी, वो आपको समझ आए कि नहीं आए, और अगर आपका आंसर सही निकला तो मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा, कमेंट को ही पिन कर दूंगा। बाकी अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको साइंस के और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।